गुड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज elongation elongation of a tapered bar under axial load. elongation of a tapered bar under axial load. अब तक अपन पढ़ते थे प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार क्या थे? जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता था विद रिस्पेक्ट टू द लोड। बट दिस is not going to be constant under the axial load. The area of cross section will change. कैसे चेंज करेगा? Let's say a tapered bar fixed at one end. दिस इज अ टेपर्ड बार जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है लेंथ के साथ। मैंने एक पी लोड उसके ऊपर लगाया है ऐसे करके इन इट्स एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, मैंने एक पी लोड लगाया है। मैं कहता हूँ कि इसका जो ई है, और क्या कह सकता हूँ, और कुछ नहीं कहना है। बस अब मेरे को इसमें आप एलोंगेशन निकाल के बताओ, डेल्टा निकाल के बता दो कितना होगा। डेल्टा निकल बताओ किस। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई साहब, पहले अपन पी एल अपॉन ए से निकाल देते थे, लेकिन इस बार तो एरिया जो है वो कांस्टेंट ही नहीं है। तो मैं एरिया पुट कौन सा करूँ? मैं जो एरिया है उसमें पुट कौन सा करूंगा? तो अगर एरिया वेरी कर रहा है तो एरिया का इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल एरिया का इंटीग्रेशन होगा। पी कांस्टेंट है पूरे। आप पी पूरे एक्सियल लोडिंग में आप पूरे बार के अंदर चले जाओ, कहीं भी आप जाओगे तो पी लोड पी ही मिलेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस बार एक बिहेव्स लाइक दिस। ये बहुत बहुत स्टेप बार की तरह है, जिसका छोटे छोटे स्टेप बार की तरह नहीं है ये। दिस बिहेव्स लाइक एन स्टेप बार जिसका एरिया जो है बार 2 3 4 एन नंबर ऑफ सब बार्स, जिनका एरिया जो है डेल्टा ए जो है वो नेग्लिजिबल है। डिफरेंस ऑफ टू एरियाज जो है वो नेग्लिजिबल है। बट इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले चीज है, अगर ऐसे कभी डेरिवेशन आपके पास आ गए तो आप ऐसे डेरिवेशन मोस्टली प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं पेपर में। तो इससे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे इस क्वेश्चन को इसको कैसे एनालाइज करना है। तो अपन बेसिक्स पे जाएंगे कि प्रिज्मेटिक बार का जो होता है वो पी एल अपॉन ए ही होता है। पी एल अपॉन ए ही होता है प्रिज्मेटिक बार का। तो इस पूरे सेक्शन में हम एक प्रिज्मेटिक बार काट लेते हैं। ये हमने प्रिज्मेटिक बार कर ले लिया एट द डिस्टेंस एक्स, एट द डिस्टेंस एक्स ऑफ विड्थ dx। अब हम ये मान के चल रहे हैं, जो इसका प्रिज्मेटिक हमने प्रिज्मेटिक बार छोटा सा सेक्शन काटा है, क्रॉस सेक्शन काटा है, इसका जो एरिया है वो दोनों साइड बराबर है। अपन ये मान के चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल काटा है dx लेंथ का हमने। तो मैं कह सकता हूं कि डिफॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रिप कह लो, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, स्ट्रिप विल बी इक्वल टू पी। इस पे पी एक्स एक्स पे काटा है मैंने, पहले बात एक्स एक्स पे काटा है, ठीक है। पी एट एक्स एक्स इंटू उसकी लेंथ कितनी है डी एक्स अपॉन इस पॉइंट पे जो भी एरिया है ए एक्स इंटू इसका ई एक्स एक्स। अब क्या कांस्टेंट है देखो। अब देखो, अगर इस स्ट्रिप का मैंने निकाल लिया, इस स्ट्रिप का, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं जीरो टू एल, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं जीरो टू एल, तो क्या मैं पूरे का नहीं निकाल सकता? तो मैं कह सकता हूं डेल्टा टोटल हो जाएगा जीरो टू एल डेल्टा स्ट्रिप। ये हो जाएगा जीरो टू एल पी एक्स एक्स डी एक्स ए एक्स एक्स ई एक्स एक्स। अब अब स्ट्रिप पर पी एक्स एक्स कितना है? ये जो स्ट्रिप है इस पे लोड तो पी लगेगा ना भाई। लेफ्ट लेफ्ट साइड राइट साइड में देखो कितना लोड है, पी लोड है। तो लोड तो कांस्टेंट ही रहेगा। इट्स समथिंग लाइक आप राइट साइड में देखोगे पी लोड ही दिखेगा आपको एंड तक। तो लोड कितना होगा? पी लेंथ इज डी एक्स अपॉन, अब जो एरिया है दैट इज अ मेन फैक्टर जो वेरी कर रहा है। और एरिया को निकालने का तरीका हमारे पास है कि लेट्स से this is diameter dx, this is diameter d2, this is diameter d1।
डी एक्स है ये, मतलब सफिक्स एक्स में है, ठीक है। दिस इज लाइक, अब मैं कह सकता हूँ कि डी एक्स विल इक्वल टू डी वन इंटरपोलेशन से डी टू माइनस डी वन अपॉन एल इंटू एक्स। अब कुछ लोगों को ये इंटरपोलेशन समझ में ना आया तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कैसे होता है इंटरपोलेशन, बट आपको आता होगा आई गेस। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इंटरपोलेशन ऐसे होता है, सिमिलर ट्रायंगल तो लगा नहीं सकते क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल आपको आगे जाना पड़ेगा। तो देखो, मान लो ये D1 है, ये D2 है। D1 से D2 तक, D1 से D2 तक जाने में आपको L लेंथ ट्रेवल करना पड़ा और आपका फाइनल वैल्यू D2 हो गया। मतलब जो डिफरेंस आया D2 माइनस D1 का ट्रेवल करा आपने L में। इनिशियली लेंथ आपकी D1 थी। अब अगर मैं किसी x डिस्टेंस पर पूछ रहा हूँ कि dx कितना होगा, तो भाई साहब मैं ये कह सकता हूँ कि पर यूनिट लेंथ इतना चेंज हो रहा है, पर यूनिट लेंथ। और अगर l लेंथ में कितना चेंज आया तो l से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। मुझे x डिस्टेंस पे निकालना है, तो x डिस्टेंस पे हो जाएगा कि जितना इनिशियल था प्लस पर यूनिट के हिसाब से जितना चेंज हो रहा है, तो चेंज इन द डायमीटर इतना इनटू डिस्टेंस x। ये होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन टेक्निक टू फाइंड आउट एनी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन में कैसे डायमीटर निकालते हैं। इनिशियल कितना है, पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हुआ, पर छोटी सी लेंथ में कितना चेंज हुआ, इतना, इस पूरी लेंथ में इतना इतना चेंज हुआ, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हो गया पीडीएक्स। एरिया कितना, अब एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी एक्स स्क्वायर इंटू ई, तो ई है 0 to L। ओके, नाउ पी को बाहर ले लें, ई को बाहर ले लेते हैं, 4 को बाहर ले लेते हैं, पाई को बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स का क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर है और इंटीग्रेशन है 0 to L तक। अगेन 4p/पाई। अब देखो, इसको ऊपर ले आऊं मैं तो क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1 अपॉन L एक्स। इसका हो जाएगा माइनस पावर है 2, 0L dx। ये है, ऊपर ले आया बस, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आया। अब आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन इसका होगा -2 का, वो क्या होता है, x⁻−2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये लीनियर टर्म ही तो है, x की पावर में है बस, कुछ आगे आगे ये सब तो पूरा कांस्टेंट ही है, बस x ही तो है यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1 बाई L एक्स की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, और x के कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/D2 माइनस D1 बाई L। वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L तक। ये हो गया इंटीग्रेशन। जिसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया वो इंटीग्रेशन समझ लो पहले जाके कहीं, इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लो। कुछ नहीं है, x की पावर -2 प्लस 1 है, x की पावर -a है तो -a+1, नीचे -a+1, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता, पावर आगे आ जाती, पीछे -1 होता और मल्टीप्लाई हो जाता कोफिशिएंट से। 4p/पाई ई, ये -2 प्लस 1 हो जाएगा, -1 माइनस मैंने आगे लगा लिया, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स की पावर -1 0 to L इंटू L अपॉन D2 माइनस D1। ठीक है, तो समझ में आया। नाउ -4p/L पाई ई D2 माइनस D1 पाई ई D2 माइनस D1, ये हो जाएगा आपका 1/D1 प्लस D2 माइनस D1 L एक्स 0 to L। -1 पावर में तो नीचे ले गया डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को पहले। आगे -4pL पाई ई D2 माइनस D1, ये हो जाएगा आपका 1/L को पुट करोगे x की जगह तो L से L गया, D2 माइनस D1, D1 से D1 गया, बचा D2 माइनस 1/0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये बचेगा सब नीचे दिस। आगे जाओगे तो -4pL पाई ई D2 माइनस D1। अगेन इन दोनों का आप ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा D1 माइनस D2। ये था D2 माइनस, इससे ये माइनस साइन से इसको माइनस साइन अंदर कर देते हैं, 4pL पाई ई D2 माइनस D1, ये हो गया D2 माइनस D1 अपॉन D2 D1। ये आपस में उड़ गए दोनों, आया आंसर 4pL पाई ई D1 D2। डिफॉर्मेशन इन टेपर्ड बार।
ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन टेपर्ड बार। 4 PL पाई ई D1 D2, D1 D2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द वन एंड एंड सेकंड एंड। इतना है आपको समझ में, आई गेस इसमें कोई इशू नहीं होगा, इट्स वेरी सिंपल। आफ्टर दैट दिस इज द टेपर्ड बार के लिए कितना होता है। हमने टेपर्ड बार के लिए निकाल लिया। अब क्या है आगे, अब एक चीज देखिए, आप एक नोटिस करो, आप एक चीज, आई होप यू विल बी एबल टू नोटिस। जो डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार होता है, नोट डाल के लिख लो, डेल्टा इन प्रिज्मेटिक बार में जो होता था वो क्या होता था, PL/A। प्रिज्मेटिक बार तो यही होता है ना भाई, इतना तो पता ही होगा अब यार। PL/A, P/L π/4 D² इंटू ई, कितना हो गया 4PL π/E D²। और जो इसमें निकल के आया है टेपर्ड बार में, वो कितना निकल के आया है 4PL, एल भी होगा ना, π/E D1 D2। क्या समझ में आया। अगर मैं ये कहूं कि फॉर फॉर सेम लोड एंड सेम डिफॉर्मेशन इन prismatic bar and tapered bar, what is the condition, what is the condition। सेम लोड है, लोड भी सेम है और डिफॉर्मेशन भी सेम है, लेंथ तो सेम होगी। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा एल ऑफ प्रिज्मेटिक बार इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ टेपर्ड बार, और यहाँ से आ गया 4PL π/E D² इक्वल टू 4PL π/E D1 D2। यहाँ से आ गया D² इक्वल टू D1 D2, D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ diameter of prismatic bar will be geometric mean of dia of prismatic bar will be geometric mean of what, geometric mean of what, of the dia of tapered bar। ये 2 नंबर 1 नंबर में आता है कि भाई क्या कंडीशन है, दोनों का डिफॉर्मेशन बराबर हो जाए फॉर सेम लोडिंग कंडीशन एंड सेम लेंथ, तो दोनों का डायमीटर का ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। आपका जो वो है, जो आपका प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर है, इट शुड बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टेपर्ड बार के डायमीटर्स का। इतना क्लियर है, आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन इज व्हाट, एक पी लोड लगा हुआ है इधर, ये 3D है, ये D है, टेपर्ड बार है, ठीक है, लेंथ है L। क्वेश्चन है डिटरमाइन द परसेंटेज, सॉरी, डिटरमाइन द परसेंटेज change in elongation and percentage change in maximum stress when tapered bar is replaced with prismatic bar of dia 2D and length L। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो परसेंटेज चेंज इन elongation, परसेंटेज चेंज इन मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ व्हेन टेपर्ड बार इज रिप्लेस्ड विद प्रिज्मेटिक बार ऑफ डाया 2D एंड लेंथ L। समझ गए कि अगर पहले तो इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, प्रिज्मेटिक बार ऑफ डाया 2D एंड लेंथ, उसका निकालना पड़ेगा, फिर परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करो, डेल्टा इसका निकाल लो टेपर्ड बार का, ठीक है, टेपर्ड बार का कितना हो जाएगा, टेपर्ड बार का हो जाएगा आपका, इलोंगेशन निकालना पड़ेगा, कितना होता है 4PL π/E D1 D2, अभी पढ़ा था टेपर्ड बार का, कितना हो गया 4PL
एल पाई ई इंटू डी इंटू 3D, ये हो गया 4/3 पी एल पाई ई डी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, डेल्टा। और अब दूसरा क्या पूछा है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा टेपर्ड बार में, पी बाई ए होता है, ये हो जाएगा पी बाई पाई बाई 4। मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। भाई मैक्सिमम ही तो पूछा है, मैक्सिमम से एरिया क्या होना चाहिए उसके लिए, मिनिमम होना चाहिए। एरिया मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे, तो स्ट्रेस यही मैक्सिमम होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये हो गया 4 पी अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ये हो गई हमारी टेपर्ड बार के लिए। अब किसके लिए निकालना है, अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, रिप्लेस विद प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार ऑफ डाया 2D डाया है और लेंथ कितनी है L। अब इसके केस में निकाल लो डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार, कितना आएगा डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार, पी एल अपॉन ए ही होता है, पी तो पी ही है, पी तो पी रहेगा, लोडिंग तो सेम है, इंटू लेंथ L है, एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 2D स्क्वायर इंटू ई, ये हो गया 4 PL 4 पाई डी स्क्वायर ई, ये हो गया PL अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। ठीक है, अब निकाल लो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाएगी, पी बाई ए पाई बाई 4, इसका तो एक ही एरिया है 2D स्क्वायर, ये हो गया पी बाई पाई डी स्क्वायर। बस वैल्यूज तो आ गई, अब निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल कितना है, डिफॉर्मेशन, पहले डिफॉर्मेशन निकालना है, डिफॉर्मेशन में निकाल लेते हैं डेल्टा में परसेंटेज चेंज। फाइनल कितना है, फाइनल ये है पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, माइनस वो कितना है 4/3 पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, डिवाइड बाई इनिशियल 4/3 पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। अब यहाँ से आएगा 1 माइनस 4/3 डिवाइड बाई 4/3, ये हो गया -1/3 इंटू 4/3, ये हो गया -1/4 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये गया -25%। मतलब 25% से रिड्यूस हो गया डेल्टा, बेसिकली रिडक्शन आ गया। फाइनल वैल्यू होगी वो 25% से रिड्यूस हो गई। अगर आप 2D लोगे तो सेम लोड के लिए वो 25% कम एलोंगेट होगा। स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी, सिग्मा में परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। सिग्मा फाइनल कितना है, पी अपॉन पाई डी स्क्वायर, और इनिशियल कितना था सिग्मा, इनिशियल सिग्मा है 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 -3/4, ये हो गया -75%। मतलब आपका जो डेल्टा है वो परसेंटेज चेंज अगर बात करूं तो इट रिड्यूस्ड, 25% रिडक्शन हो गया। और जो स्ट्रेस है सिग्मा मैक्स जो है उसमें परसेंटेज कितना आया, 75% आया रिडक्शन। ये क्या बता रहा है आपको, इसलिए से समझ में क्या आया आपको, समझ में आया कि भाई डी और 3D का एक प्रिज्मेटिक बार था, उसका उसका हमने एवरेज डायमीटर लिया और उसमें सेम लोड के साथ आपका जो वैल्यू है लोड का भी और स्ट्रेस का भी कम हो गया, कम हो गया। ये इससे हमें समझ में आया। तो दिस इज द क्वेश्चन, और इसके साथ ही अपन आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टडी द elongation ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट से, फिर कोनिकल बार का सेल्फ वेट से, और उसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।